हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिस इज महेंद्र संगानी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ इज एवरीवेयर। सो स्टूडेंट्स, this is what our second video lecture for this chapter determinant. In our last video lecture, that is first video, we have learned about the rule of how to expand the value of determinant. कोई भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे एक्सपांड की जाती है। अब कोई भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू मतलब डिटर्मिनेंट किस तरह का होता है, तो या तो वो 1x1 का होगा, या तो 2x2 का होगा, या तो 3x3 का होगा। और फर्दर मोर 4x4, 5x5 एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी पॉसिबल इनटू द डिटर्मिनेंट। सभी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें 1x1 के लिए मैंने बताया था डायरेक्टली जो भी वैल्यू है वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, मैट्रिक्स के अंदर जो वैल्यू थी वही। 2x2 के लिए हमने मेथड सीखी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली, एंड 3x3 के लिए भी हमने एक्सपांसन करने की मेथड सीख ली। ठीक है, 4x4 एंड 5x5 डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए उसका टेंशन नहीं है। उसके लिए मैंने शॉर्टकट बताई, उस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो। ठीक है, अगर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स टाइप के या फिर ट्राइंगुलर या फिर कोई डायगोनल मैट्रिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर वो प्रिंसिपल डायगोनल है तो मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्टली डायगोनल के एलिमेंट, या फिर अगर सेकेंडरी डायगोनल के अंदर वो एलिमेंट है तो डिपेंड्स ऑन ऑर्डर। अगर ऑर्डर इवन है तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट, एंड अगर ऑर्डर ऑड है तो नेगेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। बस ये आंसर लिखने हैं, वो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए थे। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक विच इज प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, तो प्रॉपर्टी, वैसे ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर में। उसका रीज़न है क्योंकि यही प्रॉपर्टी वाले सभी टॉपिक को या फिर ये प्रॉपर्टी वाले सभी रूल को हम यूज़ करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। वैसे हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना तो सीख लिया, जैसे मोस्टली सभी क्वेश्चन 3x3 के ही आएंगे। 90% से भी ज़्यादा क्वेश्चन 3x3 वाले डिटर्मिनेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए सब प्रॉपर्टी भी मोस्टली 3x3 वाले डिटर्मिनेंट की ही सिखाते हैं, उसके अंदर ही सिखाते हैं, ताकि वही प्रॉपर्टी आप 2x2 में भी अप्लाई कर सकते हो, बट वहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो अब 3x3 वाले डिटर्मिनेंट में ये सब प्रॉपर्टी की ज़रूरत क्या है, सीखने की ज़रूरत क्या है। तो उसका पहला रीज़न है, जब क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आ जाए, डिटर्मिनेंट के एक्सपांसन का रूल अगर अप्लाई करे तो वो कंपोजिट प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाए। मतलब वो जो सिंप्लीफिकेशन वाला स्टेप है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, चलो। जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन हो तो इसमें हम एक्सपांसन करके फर्स्ट रो को लेके अगर एक्सपांड करें, या फिर सेकंड रो या थर्ड रो कुछ भी लो, कोई भी कॉलम लेके अगर वे लेके भी एक्सपांड करे तो डेफिनेटली वो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना। जैसे अगर मैं समझ लो यहाँ पे एक को एज इट इज रखूंगा और बाकी ये दोनों को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में भी कितने ज़्यादा स्टेप हो गए हैं ना। ए इंटू फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में 2, ये 2 स्टेप, ये इसके 2 स्टेप, ठीक है, इसके जो यहाँ पे 2 स्टेप है वो, और यहाँ पे इसके 3 स्टेप जो है वो सभी अगर मैं मल्टीप्लाई अंदर अंदर करता हूँ, फिर यहाँ पे अगेन माइनस करके ये सभी का एलिमेंट को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इट विल टेक मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप, बहुत सारे स्टेप बनेंगे, और वो भी सभी स्टेप को हम फिर आगे जाके सिंप्लीफाई करके फिर आंसर लाना होता है। तो वो तो बहुत ही लंबी प्रोसीजर हो जाती है ना, या फिर कॉम्प्लिकेटेड, उसमें एरर आने के चांस भी ज़्यादा है। और ये तो कुछ नहीं है, इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी बन जाते हैं जो डिटर्मिनेंट में दिखने में, ठीक है, जिसमें हम डायरेक्टली एक्सपांसन वाले रूल अप्लाई नहीं करना चाहेंगे। तो इसीलिए हम प्रॉपर्टी सीखेंगे कि ये सभी क्वेश्चन को हम कम से कम सिंपल वाले डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर ले, छोटे से डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर ले, जिसमें कम से कम वैल्यू हो, सभी बहुत सारे जीरो हो। क्योंकि हमने बताया था लेक्चर 1 में कि जितने ज़्यादा जीरो हो उस तरह की रो को हम अगर उसी रो को या फिर उसी कॉलम को अगर एक्सपांड करते हैं तो फटाफट से इजीली आंसर आ जाता है। वो तो हमने कल देख लिया था लास्ट लेक्चर में। तो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लाने की कोशिश करेंगे, एंड ज़्यादा से ज़्यादा कम अमाउंट वाले नंबर, जैसे 1, 2, 3 या कुछ कम अमाउंट वाले नंबर लाने की कोशिश करेंगे, ताकि एक्सपांसन करने में इजी हो जाए लास्ट में अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, सो प्रॉपर्टी हम इसीलिए स्टडी करेंगे कि फटाफट से आंसर बन जाए डिटर्मिनेंट का, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करने ना पड़े। ओके, तो चलो चालू करते हैं प्रॉपर्टी 1 से वंस अगेन।
प्रॉपर्टी 1, ओके। क्या है प्रॉपर्टी 1 में? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर उसकी रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर लो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सिमिलर रहेगी। अब क्या कहना चाहता है पता चल रहा है? बहुत ही सिंपल चीज़ें है, बताओ। चलो एक मिनट, हाँ बताता हूँ मैं। जैसे हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था कि अगर हम मैट्रिक्स में ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या करते थे? रो से कॉलम में चेंज करते थे, याद हो तो रो से कॉलम में चेंज करना मतलब ट्रांसपोज लेना मैट्रिक्स के अंदर। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट में डायरेक्टली बोल देते हैं कि रो से कॉलम में चेंज किया। जैसे इसको ऐसा लिखा जाता है RI to CI, ठीक है, RI to CI या फिर CI to RI, हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये सिंबल है इसका, CI to RI लिखो या फिर RI to CI लिखो, ठीक है। हमने पहली रो को आप देख सकते हो पहली कॉलम बना दी, फिर दूसरी रो को B1 B2 B3 दूसरी कॉलम बना दी, C1 C2 C3 तीसरी कॉलम को तीसरी रो को तीसरी कॉलम बना दी। तो ऐसा करने से दोनों की वैल्यू में कोई चेंज होगा नहीं, मतलब इसकी जो भी वैल्यू आ रही है वही है वैल्यू इसकी आएगी, है ना। वैल्यू रिमेन सिमिलर, ओके। जैसे इसको वेरीफाई करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया हमने। तो चलो मैं पहले इसको एक्सपांड करके देख लेता हूँ यहाँ पे, फिर मैं इसका रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करके बाद में एक्सपांड करूँगा और उसका आंसर बनाऊंगा। देखते हैं दोनों आंसर में क्या कुछ फर्क आ रहा है क्या। तो पहले इसका आंसर क्या आएगा, देखो फर्स्ट रो से ही करते सपोज ऑपरेशन, तो 2 इंटू ये 0 माइनस 20। अब मेरे ख्याल से एक्सपांसन करना तो आपको परफेक्टली आता होगा। ये -3 हो गया +3, फिर ये 6 इंटू -7 -42 -4 +5 इंटू ये हो गया 6 5 30 -0, ठीक है। तो ये हो गया आंसर -40 और ये 42 + 4 46 एंड 46 इंटू 3 कितना होता है भाई? 138 हमारे ख्याल से, ओके। देन ये हो गया 150, सॉरी हाँ 150, ओके। 150 में से 138 जाएगा, कितना बचेगा? 12। सो 12 माइनस 40 विच इज़ आई थिंक -28, ओके, -28। अब ये डायरेक्ट आंसर ये बना -28। अगर मैं समझ लो RI to CI ऑपरेशन करता हूँ इसमें, ठीक है, RI to CI करने पे मुझे मैट्रिक्स कौन सा मिलेगा? तो मुझे डिटर्मिनेंट कौन सा मिलेगा? तो पहली रो 2 -3 5 को मैंने कॉलम में लिख दिया, दूसरी रो 6 0 4 को मैंने दूसरी कॉलम लिख दिया और तीसरी रो को भी मैंने तीसरी कॉलम लिख दिया। तो अब जाके मैं अगर इसको एक्सपांड करता हूँ तो चलो इसको एक्सपांड किया जाए, है ना, इसको एक्सपांड किया जाए तो क्या बनेगा आंसर? देखते चलो। 2 इंटू अगेन फर्स्ट रो से ही करते हैं, चलो 2 इंटू 0 माइनस 20, ओके, -6 इंटू 21, है ना, 21 -25 +1 इंटू -12 -0, ठीक है। चलो ये हो गया -40, 21 -25 इट इज -4 इंटू -6 विच इज +24 -12। आई होप कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। हाँ ओके, चलो नहीं कोई एरर लग रही है, हाँ ओके चलो। दिस इज -40 +12 एंड दैट इज -28। सो यू कैन सी योर आंसर विल बी रिमेन सेम। आपका आंसर तो सिमिलर आ गया। तो कभी भी आप रो से कॉलम में इंटरचेंज करते हो तो आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला है। अब कोई बंदा सोचेगा सर ये प्रॉपर्टी को यूज़ कहाँ करें, तो मैं इसका यूज़ दिखाऊंगा। वैसे ये वाले क्वेश्चन को डायरेक्टली एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि प्रॉपर्टी 1 को वेरीफाई करके उसको दिखाओ मुझे 2 मार्क्स में, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, पक्का है 110% श्योर हो जाओ कि ऐसा नहीं क्वेश्चन आएगा भाई प्रॉपर्टी 1 को वेरीफाई कर दो। ऐसे प्रॉपर्टी 1 के नाम से यही है, ये मतलब एग्जैक्टली याद रखना है कि प्रॉपर्टी 1 ये है, प्रॉपर्टी 2 ये है, प्रॉपर्टी 3 ये है। ऐसे नंबर वाइज प्रॉपर्टी को याद रखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, बस आपको तो रूल्स पता होनी चाहिए कि भाई RI to CI करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज होता नहीं है। इसीलिए मैंने मेरे ख्याल से कभी मैट्रिक्स में बताया होगा कि अगर A की वैल्यू और A ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करने जाओगे तो सिमिलर ही आएगी, है ना। A ट्रांसपोज क्या होता क्या है, तो रो से कॉलम में चेंजेस, है ना, रो से कॉलम में चेंजेस करते तो A ट्रांसपोज बनता है। तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू और A के डिटर्मिनेंट की वैल्यू दोनों क्या होगी, सिमिलर होगी। तो ये वाला फॉर्मूला डिटर्मिनेंट में हमने ऑलरेडी एक बार मैंने दिखा दिया था,
है ना। अब उसका ये प्रूफ है, अब आप इसका प्रूफ समझना चाहो तो ये प्रूफ समझ सकते हो, क्योंकि रो से कॉलम में चेंज करने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, प्रॉपर्टी 2 बहुत सिंपल है। अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई रो को इंटरचेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू में नेगेटिव का फर्क आएगा। मतलब समझ लो यहाँ पे मैंने रो 1 एंड रो 3 उसको अंदर अंदर इंटरचेंज किया, मतलब रो 1 के एलिमेंट रो 3 में लिख दिए और रो 3 के एलिमेंट रो 1 में लिख दिए, तो उस समझ लो इसका आंसर मुझे 5 मिल रहा है। तो यहाँ पे इंटरचेंज करने पे, यहाँ पे इंटरचेंज हो गया ना, तो इसका आंसर मुझे -5 मिलेगा। अब मुझे इक्वल बनाने के लिए एक्स्ट्रा माइनस तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा भाई, है ना, क्योंकि इसका आंसर खुद -5 है, तो मैंने एक्स्ट्रा नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या बन गया, सिमिलर आ गया, 5 = -5 तो अगर इसका आंसर 5 है तो उसका मतलब ये है कि इसका आंसर क्या होगा, -5 होगा इसका, है ना। ये वाला जो मैट्रिक्स, ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ये वाला, उसका आंसर -5 होगा, इसलिए एक्स्ट्रा नेगेटिव मल्टीप्लाई किया ताकि ये माइनस का आंसर इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके वही जो आंसर यहाँ पे पहले था वही बन जाए। तो बस इतना याद रखो अभी अपने आप से, तो कि कोई भी डिटर्मिनेंट में हम अगर रो से अंदर अंदर इंटरचेंज करते हैं या फिर कॉलम में अंदर अंदर इंटरचेंज करते हैं तो एक्स्ट्रा एक नेगेटिव बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो चलो मैंने इसको आपको वेरीफाई करके दिखा दिया। चलो मैं इसको पहले डायरेक्टली लिखता हूँ, इसका आंसर डायरेक्टली क्या होगा भाई, तो 2 × ये हो गया 0 - 20, मेरे ख्याल से ये ऊपर वाला था वही है क्या, देख लेते हैं एक बार फिर भी, +5 × 30, हाँ वही है मेरे ख्याल से, -40 और ये -138, देन ये 150 और ये हो गया आंसर इसका -28। और अगर मैं समझ लो इसमें अगर मैं समझ लो R1 R2 to R3 ऐसा ले लेते, चलो यहाँ पे उन लोगों ने प्रॉपर्टी में R1 to R3 दिखाया है भाई, ये जो दिखाया है वो क्या हुआ, R1 to R3। सी इसके सिंबल की भी इंपॉर्टेंस है भाई, सिंबल भी हमको साथ में लिखते जाने हैं। जब मैं कैलकुलेशन करवाऊंगा ना, वहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तब मैं रूल्स दिखाऊंगा कि भी सिंबल भी आपको साइड में कैसे लिखना है, कहाँ पे लिखना है, किस तरह से लिखना है। ठीक है, सिंबल याद रखते जाने हैं इसके, कि इसका सिंबल क्या है भाई, तो इसका सिंबल है RI to RI मतलब RI to RJ, और अगर कॉलम में इंटरचेंज करते हैं कोई कॉलम को तो भी CI to CJ, मतलब C1 to C2, C1 to C3 ऐसे। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे रो 2 एंड रो 3 को अंदर अंदर इंटरचेंज कर रहा हूँ तो क्या बन जाएगा भाई, मेरा पहले डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, पहली रो में तो कोई चेंज नहीं, ठीक है, दूसरी रो 1 5 -7 हो जाएगी क्योंकि सेकंड रो एंड थर्ड रो को अंदर अंदर इंटरचेंज कर लिया है। ओके चलो ये हो गया। अब मैं अगर इसकी वैल्यू फाइंड करने जाऊँ तो क्या आएगी भाई, तो -28 आनी चाहिए, है ना, -28 आनी चाहिए। तो देखते हैं, चलो ये 2 × 5 4 जा 20 -0, फिर ये -3 की जगह +3 लिखना है, उल्टी साइन है ना, ऑपोजिट साइन, 4 + 42 हो गया क्योंकि ये -+ हुआ, +5 × 0 - 30। सो फाइनली आंसर क्या बन गया, 40 + 138 - 150। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका आंसर बनाओगे तो आंसर आ जाएगा, इसका चेक करना आप, 28+ आ जाएगा। तो देख सकते हो ये प्रॉपर्टी में आपने क्या वेरीफाई कर लिया। हाँ, तो पहले वाले केस में भी अपना आंसर -28 आया था और दूसरे वाले केस में +28 आया, तो दोनों में क्या फ़र्क है भाई, ऑपोजिट है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर समझ लो मैंने पहले वाले मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को डेल्टा बोला होगा, अगर इसको मैंने डेल्टा1 बोला तो डेल्टा इक्वल टू मुझे क्या लिखना पड़ेगा भाई, -डेल्टा1। इसलिए फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू सेकंड माइनस इनटू सेकंड डिटर्मिनेंट। इसलिए मैं नेगेटिव कॉमन निकालने की बात कर रहा हूँ कि अगर कभी भी हम रो इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव कॉमन निकाल देंगे, दैट्स ऑल। ज़्यादा हमको सोचना भी नहीं है, क्योंकि जब भी हम प्रॉपर्टी यूज़ करने जाएंगे तब इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं सोचेंगे भी हाँ ये इसमें क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या बन सकती है, इसकी वैल्यू क्या बन सकती है। जस्ट हमको कॉमनली याद क्या रखना है कि जब भी अगर आप कोई रो को अंदर अंदर इंटरचेंज कर रहे हो तो एक्स्ट्रा नेगेटिव बाहर निकाल दो, खत्म। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ओके प्रॉपर्टी 3, इफ एनी टू रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, मतलब
सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। जैसे अब आप देख सकते हो रो 1 एंड रो 3 दोनों सिमिलर है, A1 A2 A3 और यहाँ पे भी A1 A2 A3, देन आंसर इज 0। सिंपल, बस आपको दो रो, अगर दो रो या फिर दो कॉलम, जो भी ऑपरेशन, हाँ ये एक चीज़ बताना मैं भूल गया, जो भी ऑपरेशन हम रो में करते हैं, मतलब जो भी चीज़ें हम रो के लिए सीख रहे हैं वही सेम चीज़ें कॉलम के लिए अप्लाई होगी। देयर इज नॉट एट ऑल एनी काइंड ऑफ चेंजेस हैपन्स फॉर कॉलम। क्योंकि मैं दोनों के लिए कभी कभी साथ में ना भी बोलूँ चीज़ें, है रूल्स, ये जो प्रॉपर्टी है मैं दोनों के लिए साथ में ना भी बोलूँ, बट दोनों के लिए सिमिलर ही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। A1 A2 A3 जैसे रो में है वही रो 3 में है, या फिर कोई दो कॉलम सिमिलर हो, देन ऑल्सो आंसर इज 0। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 2 3 3 2 3 वैसे वही सिमिलर है, रो 1 एंड रो 3 सिमिलर है, तो रो 1 एंड रो 3 अगर सिमिलर है तो आंसर इज 0। इसका भी आंसर क्या होगा? 0। इसको वेरीफाई करने के लिए मैंने बस आपको वही दिखाना है, आगे की एक्सपेंशन वाली मेथड कि आप देख लो। चलो 3 इंटू 3 टू द 6 -6 -2 इंटू 3 टू द 6 -9 प्लस 3 इंटू 4 -6, तो बनाओ इसका आंसर। पहले तो ये 0 हो गया, फिर ये हो गया 6 -9 दैट इज -3 2 जा +6, और ये हो गया +3 इंटू -2 विच इज 6 -6 0। ठीक है, तो इसका आंसर 0 ही आएगा। जब भी आपको दो रो सिमिलर दिखे डेफिनेटली यू विल गेट 0 आंसर। ओके, देन ये प्रॉपर्टी 4 है। प्रॉपर्टी 4 में डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स में कंफ्यूजन कभी कभी स्टूडेंट को हो जाता है। मैट्रिक्स में पहले समझा देता हूँ। मैट्रिक्स में जब भी हम किसी स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, याद हो तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के नाम पे, है ना, याद है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब भी करते थे हम, तो क्या होता था, सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे वो नंबर को, है ना। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 2 समझा तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स के अंदर, देन आई हैव मल्टीप्लाई दिस 2 विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। मतलब 2 ये हो गया 4, ये हो गया 6, 5 टू द 10, 6 टू द 12, 7 to the 14 and 8 to the 16. As you can see, each and every element will get multiplied with 2. But determinant में ऐसा नहीं है। determinant में जैसे अगर मैं कोई क्वांटिटी k को मल्टीप्लाई करूंगा, then it can be multiplied with any of the row or column. कोई एक रो या कोई एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा, बाकी किसी में मल्टीप्लाई होगा नहीं। और उससे उल्टा हमको जो यूज करना है डिटर्मिनेंट चैप्टर में, वो क्या, हमको यहां से यहां पे जाना है ना। वी आर गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस, वो याद रखना, क्योंकि यहाँ पे किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके हम आगे नहीं बढ़ने वाले। हम जनरली डिटर्मिनेंट में क्या सोचते हैं, याद करो, मैंने सबसे पहले प्रॉपर्टी का अंडरस्टैंडिंग समझाया था कि क्या जरूरत है, रूल्स एप्लीकेशन क्या है प्रॉपर्टी की, तो कम से कम नंबर हो जाए, बड़े बड़े नंबर छोटे हो जाए, वही हमारी रिक्वायरमेंट थी ना। तो जैसे ये समझ लो कोई के क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया गया बड़ा नंबर है, तो इसमें कुछ क्वांटिटी कॉमन निकाल के इस डिटर्मिनेंट को छोटा बना सकते हैं क्या? तो हाँ, अगर फर्स्ट रो में के कॉमन निकल रहा है तो निकाल दो कॉमन और इस डिटर्मिनेंट को छोटा बना दो, सिंपल बना दो, है ना, ताकि हम आगे जाके एक्सपांड करने में ईजी पड़े हमको। ठीक है, तो याद रखना कि अगर डिटर्मिनेंट्स में इसमें कुछ कॉमन निकालना है तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम से ही कॉमन निकालना है, सभी रो या सभी कॉलम में से एक साथ में नहीं निकालना है हमको, जैसे मैट्रिक्स में हम करते थे। ठीक है, जैसे अगर ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, तो मैं क्या सोचूंगा, तो चलो मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये जो बड़ी वाली रो है इसमें बड़े बड़े नंबर है, तो चलो ये इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? तो मैंने सबसे पहले ये 102 को लिख दिया 17 6 जा हो रहा है ना, ये 7 इंटू 6, ये 18 मतलब 6 इंटू 3 इंटू 6 3 6 जा, और ये 36 भी 6 इंटू 6 है। ठीक है, बाकी सब कुछ ऐसे चीज़ लिख देता हूँ 17 3 एंड 6। सो आप देख सकते हो सभी में ये जो 6 है, पहली रो में 6 जो है वो कॉमन निकल रहा है, तो उसको मैंने कॉमन निकाल दिया। चलो, तो अब क्या बचा, तो अब जो बचा वो 17, पहली रो 17 3 एंड 6, फिर 1 3 4, अगेन 17 3 6, तो यहाँ पे इसका आंसर 0। क्यों? क्योंकि रो 1 इक्वल टू रो 3। ऐसे रीजन में लिखना है, मैंने बताया ना, सिंबल आपको हर बार लिखते जाना है। और सिंबल को कैसे लिखना है मैंने बताया था चैप्टर में, मैं जब क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तब सिंबल भी सिखाऊंगा।
तो यहाँ पे सिंबल इसका ऐसा हो गया, रो 1 इक्वल टू रो 3 ऐसा लिख के साइड में छोड़ देना है, और ये रो 1 एंड रो 3 इक्वल है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया 0। ये डिटरमिनेंट का आंसर 0 है, इसलिए 0 इंटू 6 भी 0 ही होगा ना, दैट्स ऑल। सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, हमने ये प्रॉपर्टी यूज की, प्रॉपर्टी 4 एंड प्रॉपर्टी 3, आई थिंक प्रॉपर्टी 4 भी यूज कर ली मैंने और इसमें प्रॉपर्टी 3 भी यूज कर ली, आइडेंटिकल रो वाली। तो एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, वो प्रूव हो गया पहला। और दूसरा, प्रॉपर्टी यूज करने से हमको एक्सपांशन करने की कभी कभी जरूरत ना भी पड़ेगी, वो दूसरी बात। और तीसरी बात, प्रॉपर्टी यूज करने से जब एक्सपांशन की जरूरत नहीं पड़ती है तो कैलकुलेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, तो आंसर जल्दी आ जाता है ना। या फिर अगर नंबर आते भी है बाद में प्रॉपर्टी यूज करने के बाद, तो सिंपल सिंपल छोटे छोटे नंबर आ जाएंगे जिसमें एक्सपांशन करना इजी पड़ जाए, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी का यूज है, यही प्रॉपर्टी के रूल्स है। ये वीडियो को मैं सही में इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट, मतलब मैक्सिमम इम्पोर्टेंट वीडियो बोलूँगा, क्योंकि इसमें हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, और प्रॉपर्टी अगर नहीं पता चल रहा है, डेफिनेटली यू विल नॉट फाइंड दैट दिस चैप्टर इज इजी। अगर प्रॉपर्टी में सब कुछ पता है तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है ना। मैं भी आपको अभी थोड़ी देर के लिए जब प्रॉपर्टी वाले रूल्स समझ रहे हो, थियरिटिकल टॉपिक समझ रहे हो, तो मैं भी आपको डिफिकल्ट लग भी सकता है, बट जब आप एग्जाम्पल समझोगे तब ये सब कुछ इजी हो जाएगा। बट हाँ, एग्जाम्पल में ये सभी प्रॉपर्टी के रूल्स एटलीस्ट साथ में रख के, समझ के, याद रख के ही चलना है, ठीक है। वरना अगर प्रॉपर्टी के रूल्स याद ही नहीं है और एग्जाम्पल में हम ट्राई कर रहे हैं तो फिर वो नहीं समझ में आएंगे, एग्जाम्पल भी समझ में नहीं आएंगे, फिर वो भी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ये पूरा चैप्टर डिफिकल्ट लगने लगेगा। बाकी अगर मैं बोलूँ तो ये चैप्टर सबसे इजी, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट दोनों चैप्टर सबसे इजी है 12th में मेरे ख्याल से। बाकी सब चैप्टर तो वैसे इजी ही है, बट ये चैप्टर वाले, ये दोनों चैप्टर ना कुछ है ही नहीं, नंबर को अंदर अंदर खेलना है, नंबर के बीच में अंदर अंदर खेलना है और आंसर लाना है, कुछ है ही नहीं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी 5 में। इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू टर्म्स, देन डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटरमिनेंट। जैसे अगर यहाँ पे समझ लो, ये पहली वाली रो जो है उसको दो नंबर में मैंने ऐड करके रखा है, तो उसको मैं 2 डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। दैट्स व्हाट द प्रॉपर्टी 5 सेज। हाँ, जब भी आप 2 डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करो तो हमेशा ही कोई भी 2 रो को कांस्टेंट एज इट इज रखना, कीप इट एज इट इज। जैसे हम मैं पहली रो में ही चेंज कर सकता हूँ, या फिर दूसरी रो में चेंज कर सकता हूँ, या फिर तीसरी रो में चेंज कर सकता हूँ। एक साथ में 2 रो में चेंज नहीं कर सकता। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी भी है तो मैं एक साथ में 2 रो में चेंज नहीं कर सकता। 2 रो को कोई भी 2 रो या फिर कोई भी 2 कॉलम, जैसे मैंने बताया रो के ऑपरेशन वही कॉलम में लग जाएंगे। सो कॉलम की बातें स्पेशली नहीं करूँगा, जो भी बातें करूँगा मोस्टली मैं रो की बातें करूँगा। तो कोई भी 2 रो को कांस्टेंट रख के, एज इट इज़ रख के, तीसरी रो को हम 2 डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे A1 A2 A3 पहले डिटरमिनेंट में दे दिया, एंड λ1 λ2 λ3 दूसरे डिटरमिनेंट में दे दिया। दूसरी रो एंड तीसरी रो B1 B2 B3 C1 C2 C3 आपने दोनों डिटरमिनेंट में एज इट इज दिखाई दिया। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, समझ लो, तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सो करना है मुझे, मतलब LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो LHS इक्वल टू जो बन रहा है उसमें मैं सबसे पहले ये पहली रो एंड तीसरी रो उसको एज इट इज लिख देता हूँ। मैंने बताया ना, अगर मुझे 2 डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना है तो मुझे कोई भी 2 रो को एज इट इज लिखना पड़ेगा, और मैं सेकंड रो को कन्वर्ट कर रहा हूँ। चलो ठीक है, तो इसमें पहले डिटरमिनेंट में ABC लिख दिया मैंने, और दूसरे डिटरमिनेंट में मैंने 2x 2y एंड 2z लिख दिया। ठीक है, 2x 2y एंड 2z। चलो अब इसका आंसर क्या हो गया? 0। सिंपल सा है। क्यों? क्योंकि पहली रो एंड दूसरी रो आइडेंटिकल है। अगर 2 रो आइडेंटिकल है तो आंसर 0। ठीक है, चलो प्लस अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, तो सोचो सेकंड रो में से 2 कॉमन निकल सकता हूं मैं। प्रॉपर्टी 3 या 4 कौन सी थी, मतलब 3 या 4 कोई भी थी, आपको लिखने की जरूरत नहीं कि प्रॉपर्टी 3 अप्लाई की। ऐसे प्रॉपर्टी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी 1 अप्लाई किया, प्रॉपर्टी 2 अप्लाई किया, ऐसी कोई जरूरत है नहीं। तो आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं कि कौन से नंबर में कौन सी प्रॉपर्टी आपने याद रखी है। ठीक है, बस आपने 2 कॉमन निकाल दिया, तो ये क्या बन गया? ABC XYZ XYZ। ठीक है, मैंने क्या किया,
रो 2 में से 2 कॉमन निकाल दिया, मतलब क्या किया, रो 2 को ऐसे लिख सकते हो, रो 2 को 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्योंकि 2 से डिवाइड करने पे ही एक्स वाई जेड बनेगा ना, सो रो 2 बिकम रो 2 इंटू 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे देखो, एंड दूसरा क्या किया मैंने, रो 1 इक्वल टू रो 2, ये दोनों चीज़ें मैंने अप्लाई की यहाँ पे। रो 1 इक्वल टू रो 2 करने से मेरा आंसर आगे वाला 0 हो गया, और रो 2 से रो 2 इंटू 1/2 करने पे मुझे ये सेकंड रो एक्स वाई जेड मिल गई। अब तो अगेन आप देख सकते हो एक्स वाई जेड सेकंड रो एंड थर्ड रो सिमिलर है, तो आंसर इज 0। सो 0 + 2 इंटू इसका आंसर 0, तो फाइनल आंसर इज 0, ठीक है ना। और इसमें मैंने क्या अप्लाई किया लास्ट में, रो 2 इक्वल टू रो 3, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इंटरचेंज करते हैं, मतलब कैसे हम दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करते हैं एक डिटर्मिनेंट को, ठीक है। जेडब्ल्यू में इसके एक्स्ट्रा रूल्स भी है, बट ये मैं इस बार सोच रहा हूँ कि जेडब्ल्यू वाले सभी जो प्रॉपर्टी है इसकी बड़ी प्रॉपर्टी जैसे सिग्मा फॉर्म के हो अंदर है वो, जैसे एडिशन वाला जो है ना, ये बहुत सारे डिटर्मिनेंट में चेंज हो रहा है, या फिर बहुत सारे डिटर्मिनेंट एक डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाता है, उस तरह की जो एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होने वाली जो प्रोसीजर है, वो 2 डिटर्मिनेंट नहीं 3 डिटर्मिनेंट या 4 या 5 या 1 से ज़्यादा, मतलब n नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट में भी ये सब पॉसिबिलिटी लग जाती है। एंड वो सब जो इन्फाइनाइट पॉसिबिलिटी है दैट वी विल स्टडी इन जेडब्ल्यू, है ना, उसमें हम स्टडी कर लेंगे सिग्मा प्रॉपर्टी के नाम से, क्योंकि सिग्मा भी वो एडिशन का ही एक टाइप है, ठीक है। ये भी एक एडिशन का टाइप हो गया, 2 डिटर्मिनेंट में ऐड करने का एक पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी 6, टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, छोड़ो, है ना, छोड़ दो, क्योंकि इस प्रॉपर्टी 6 में अगर मैं भी रीड करके समझा दूं ना तो भी आपको समझ में नहीं आने वाला है, ये सेंटेंस समझ में नहीं आने वाला है। इसमें समझने की जो जरूरत है वो क्या है, रूल्स, कैसे रूल्स अप्लाई किया जाए, है ना। तो सबसे पहले मैं याद करवा लूं, मैट्रिक्स चैप्टर में हमने जो इक्लोन सिस्टम, रो इक्लोन ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम जो हमने स्टडी की थी, है ना, मैंने बताया था 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह की पॉसिबिलिटी है। वो क्वेश्चन में हमने याद हो तो इस तरह के ऑपरेशन स्टडी किए थे, रो 1 टेंड्स टू रो 1 प्लस के टाइम्स रो 2, है ना। एंड कॉलम के तो हमने वहाँ पे ना बोला था कि कॉलम के ऑपरेशन वहाँ पे हमने अप्लाई नहीं करने हैं, हमने कोई भी एक रो के ही अप्लाई करो। वैसे कॉलम के भी सिमिलर रूल से ही लग जाते हैं, इसलिए कॉलम के भी ऐसे टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं, कॉलम के भी अप्लाई कर सकते हो। वो डिटर्मिनेंट में रख लो, डिटर्मिनेंट में कोई भी अप्लाई करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपका आंसर एनी हाउ आपके डिटर्मिनेंट के अंदर जो वैल्यू है वो सिंपल होनी चाहिए, जितनी हो सके उतनी, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे समझ लूँ, ये जो लास्ट कॉलम है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े कॉलम, बड़े बड़े एलिमेंट है, मतलब इसके बड़े बड़े एलिमेंट होने की वजह से अगर इसको डायरेक्ट एक्सपांड करने जाऊँ तो क्या हो जाता है, देखो 2 इंटू ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया 8 इंटू 86 माइनस 9 इंटू 75, these are big multiplication, see, and we are not wanting to calculate this kind of big element, big number को एलिमेंट मल्टीप्लाई करने की आदत है नहीं, और उसको करने की जरूरत भी नहीं है, हमको अच्छा भी नहीं लगता ना। तो उससे अच्छा क्या है, तो ये जो बड़े बड़े नंबर है उसको छोटा बना दो। तो मैंने बताया ना, प्रॉपर्टी सब अप्लाई करके हम छोटा तो बना सकते हैं, वो तो हो सकता है, और मोस्टली छोटा बनाने वाली चीज़ है ना प्रॉपर्टी 6 ही करेगा, इसीलिए ऑलमोस्ट इन एवरी क्वेश्चन यू विल फाइंड दिस प्रॉपर्टी। आप ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हुआ दिखाई देगा आपको, सभी क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में प्रॉपर्टी 6 अप्लाई होगी, इसलिए इस प्रॉपर्टी 6 को मैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बोलूँगा। अगर ये प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही है तो डेफिनेटली आप मुझे कोई भी दूसरे लेक्चर में भी बोल सकते हो कि सर प्रॉपर्टी 6 मुझे अभी भी थोड़ी डाउटफुल है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर भी अप्लाई कर ली थी, वहाँ पे थोड़े लिमिटेड यूज़ किए थे, सिर्फ 0 बनाने वाली प्रोसीजर के लिए ही मैंने प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करके दिखाया था। अब ये 0 बनाने की प्रोसीजर तो है ही, उसके लिए तो यूज़ कर ही सकते हो, बट एक्स्ट्रा किसी भी नंबर को एनी हाउ छोटा बनाना है तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो। जैसे मतलब मुझे समझ लो कि ये तीनों नंबर को छोटा बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके इसके अंदर डाल देता हूँ, है ना। वैसे ही करते थे ना, वहाँ पे रो 1 में कुछ मल्टीप्लाई किया और रो 2 में डाल दिया। तो मुझे चेंज कहाँ पे करना है, तो मुझे यहाँ पे चेंज करना है कॉलम 3 में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉलम 3 के अंदर चेंजेस है, क्या चेंजेस है मैंने बता दिया ना, जिसमें चेंजेस है वो पहले लिख लिया।
और वापस उसी को तो लिख ही दिया। कॉलम 3 में चेंजेस है, कॉलम 3 के चेंजेस में क्या होगा कॉलम 3 में, तो इसके अंदर मैं कुछ ऐसी क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके डाल दूँ ताकि ये इजी हो जाए। तो समझ लो मैं इसके अंदर माइनस ही मल्टीप्लाई करूँगा ताकि इसमें कम हो जाए नंबर। तो कितना मल्टीप्लाई करूँ, तो 7 एंड 65, तो 7 के टेबल में 65 के नज़दीक कोई नंबर है क्या, तो हाँ 7 9 जा 63, 8 9 जा 72, 9 9 जा 81। मतलब सभी को अगर मैं -9 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसके अंडर ने डाल दूँ मैं कॉलम 3 में, तो डेफिनेटली ये तो सिंपल हो जाएंगे। तो कॉलम 3 बिकम्स कॉलम 3 माइनस 9 इंटू कॉलम 2। क्या हो गया, कॉलम 3 को मैंने -9 से मल्टीप्लाई करके फिर कॉलम 3 में डाला, है ना। जैसे ये ऐसा करने से क्या हो गया, कॉलम 3 का ये 65 नंबर जो है -9 इंटू कॉलम 2 का 7, तो ये क्या हो गया देखो सिंपल सा, 65 माइनस 9 इंटू 7 दैट इज 9 7 63, तो ये हो गया 2। फिर ये 75 कॉलम 3 का एलिमेंट है, वो -9 इंटू कॉलम 2 का एलिमेंट 8 है, उसके साथ मल्टीप्लाई होके सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें भी 3 आ जाएगा, 75 माइनस 73। और कॉलम 3 का जो 86 है उसमें -9 इंटू कॉलम 2 का एलिमेंट 9 जो सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, 86 माइनस 81 हो जाएगा 5। तो ये वैसे ये चीज़ हमको माइंड के अंदर सोचनी है भाई, ये डायरेक्टली ऐसे मत लिखते जाना क्योंकि ऐसे लिखने की ज़रूरत है नहीं। हमको तो क्या करना है, ऐसा सोच के तुरंत हमने ये वाला लिखा। चलो हमने अगर इस क्वेश्चन को अगर एग्जैक्टली सॉल्व करना है तो कैसे करते हैं हम, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली चेंज दिखा देता हूँ। किस में चेंज नहीं हुआ है, तो पहली कॉलम में, सेकंड कॉलम में भी कोई चेंज नहीं क्योंकि कॉलम 3 में ही चेंज करने वाले हैं। तो कॉलम 3 में क्या चेंज हुआ, 65 माइनस 7 इंटू 9। ये अगर आपको पहले पता नहीं चल रहा है तो आप इस तरह से लिख के स्टार्ट कर सकते हो। बाद में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसका आंसर, अगर आपको डायरेक्टली पता चल जाता है तो। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, कॉलम 3 को कॉलम 3 माइनस 9 इंटू कॉलम 2 ऐसा किया। ठीक है, अब आगे क्या होगा, तो एक मिनट, चलो अब आगे मैं इसका नंबर लिख लेता हूँ, सिंप्लीफिकेशन लिख लेता हूँ, 7 8 9, और ये हो गया 65 माइनस 63 दैट इज़ 2, 75 माइनस 72 दैट इज़ 3 एंड 86 माइनस 81 दैट इज़ 5। तो आप देख सकते हो ये जो बड़े बड़े नंबर थे वो छोटे छोटे हो गए, है ना। देखो ये 65, ये 75, 86, ये जो बड़े बड़े नंबर थे वो सिंपल से हो गए, देखो 2 3 एंड 5। ठीक है, अब छोटे नंबर हो गए तो फिर मैं एक्सपांसन करके आंसर बना सकता हूँ। बट यहाँ पे मैंने एक चीज़ और नोटिस की, वो क्या कि मुझे तो यहाँ पे कॉलम 1 एंड कॉलम 3 सिमिलर दिखाई दे रही है। अब देख सकते हो 2 3 5 2 3 5 और यहाँ पे भी 2 3 5, देखो 2 3 5। तो अगर कॉलम 1 एंड कॉलम 3 सिमिलर है तो फिर आंसर क्या हो जाता है इसका, 0 डायरेक्टली विदाउट एक्सपांसन किए बिना ही आप लिख सकते हो इसका आंसर 0, क्योंकि कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 3, बाजू में लिख दो, फिर खत्म, ये आंसर। पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई एक मार्क्स कट नहीं करेगा क्योंकि सभी को पता है हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई की है। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि कोई बंदा सोचेगा, कोई स्टूडेंट सोचेगा कि सर यहाँ पे तो मैंने कुछ किया ही नहीं, एक्सपांसन डायरेक्टली 0 लिख दिया, तो कोई फैकल्टी ऐसा तो नहीं है कि भी मार्क्स नहीं देगी, बीच में स्टेप हमने कट कर लिए। तो हमने स्टेप कट नहीं किए, हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है यहाँ पे। ठीक है, डेफिनेटली यू विल गेट 100% मार्क्स, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतना ही मार्क्स मिलेगा। उल्टी एक्स्ट्रा इंप्रेशन बने कि भाई हाँ इसने प्रॉपर्टी सभी अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसका नॉलेज ज़्यादा है, तो दूसरे किसी क्वेश्चन में फ़ायदा होगा आपका। आपकी एक बार इंप्रेशन होगी कि ये स्टूडेंट जो है वो क्लेवर है, इसको नॉलेज है मैथमेटिक्स का और ये जहाँ परफेक्टली कैलकुलेशन कर रहा है, तो दूसरे किसी क्वेश्चन में उसकी इफेक्ट पड़ती है। कैसे, तो दूसरे किसी क्वेश्चन में अगर बीच में कहीं पे आपकी मिस्टेक हो गई, समझ लो किसी क्वेश्चन का आंसर LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है और आपको समझ लो एग्जाम में LHS इक्वल टू RHS प्रूव करने में बीच में कहीं पे मतलब दिक्कत आ गई, RHS प्रूव नहीं हुआ और आपने फिर पार्ट या फिट करके RHS बना दिया, तो वो लोग चेक करने नहीं जाएंगे कि हाँ बीच में कहीं पे इसने मिस्टेक की है नहीं है, क्योंकि वो लोग ऐसे ही देखेंगे कि LHS एंड RHS सिमिलर है, ओके। क्योंकि आपकी इंप्रेशन अच्छी बन गई है आगे वाले कोई क्वेश्चन में कि आपने अच्छी तरह से कैलकुलेशन किए हैं मैथ्स में, तो उसकी इफेक्ट हमेशा ही दूसरे किसी क्वेश्चन में पड़ती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
ओके तो ये हो गए अपने 6 रूल्स, 6 प्रॉपर्टी, इतने ही प्रॉपर्टी है, बस इसको परफेक्टली आपको याद रखनी है, समझनी है, जो भी आप समझो बस इसके बेस से ही सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पूरे चैप्टर में। तो परफेक्टली इसको माइंड में डाल दो, इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देख लो अगर हम समझ में नहीं आ रहा है तो, बट एनी हाउ ये प्रॉपर्टी तो समझ में आनी ही चाहिए। अब अगर फिर भी नहीं आ रही है तो फिर 2-3 क्वेश्चन में जो समझा रहा हूं वो देखने के बाद वापस प्रॉपर्टी को सोचो, ठीक है। जो मैं 2-3 क्वेश्चन में अभी आज के लेक्चर में 2-3 क्वेश्चन ही करवाऊंगा, बाकी सब क्वेश्चन जो ये एक्सरसाइज के हैं वो मैं कल के वीडियो में करवाऊंगा, ताकि आपको एक साथ में ज़्यादा लोड ना पड़े, वरना ये वीडियो बड़ा बन जाएगा। तो मैं एक आध 2 क्वेश्चन करवा लेता हूँ जिससे ये सभी प्रॉपर्टी का यूज़ भी आपको दिखाई दे। मैंने शुरुआत में ये वाला डिटर्मिनेट दिखा दिया था कि हाँ ये डिटर्मिनेट में प्रॉपर्टी अप्लाई करने की कंपलसरी ज़रूरत है, क्योंकि ये बड़े बड़े नंबर है, कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें, है ना। तो इतने बड़े कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन में डेफिनेटली अगर मैं डायरेक्ट एक्सपांसन करने जाऊँ तो फिर ये तो बहुत बड़ा आंसर, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। या फिर अगर क्वेश्चन भी बहुत बड़ा नहीं हो रहा है, कैलकुलेशन के जो ये टाइप है ना वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, उसमें एरर आने के चांस ज़्यादा होते हैं। दैट इज़ वाई वी ऑलवेज ट्राई टू अप्लाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। सभी प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट इस डिटर्मिनेंट को छोटा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं LHS से। ओके वैसे ये क्वेश्चन को तो 2 तरीके से कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है ना वो वैसे है तो ईजी और उसको कम से कम स्टेप में कर सकते हैं, बट वो तरीका है ना प्रॉपर्टी का एक बार परफेक्टली यूज़ आपको पता है तभी हम सोच सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही शॉर्टकट में जाता है और वो सब प्रॉपर्टी के एक साथ में फटाफट से एक साथ में बंच ऑफ प्रॉपर्टी एक साथ में यूज़ कर सकते हैं, वो तरीका है। देन मैं अभी ये पहला तरीका दिखा देता हूँ, दूसरा तरीका मैं बाद में दिखाऊंगा। आप खुद मुझे याद करवाना कि सर ये क्वेश्चन का दूसरा तरीका मुझे एक बार दिखाओ ना सर, क्योंकि अगर ये वाला क्वेश्चन MCQ में इस तरह के क्वेश्चन आ गए या फिर JEE में इस तरह के क्वेश्चन आ गए, ये वाला या फिर ये वाला ही, तो वो आप कम से कम टाइम में कर सको। इसलिए अभी मैं समझाने जाऊंगा दूसरा तरीका तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको अभी प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस अभी तक आपकी हुई नहीं है। तो मैं पहला वाला तरीका दिखाता हूँ। उसमें क्या करना है मैंने बताया था, जो छोटी रो हो, जैसे यहाँ पे हमने अप्लाई की, जो सिंपल वाले नंबर हो उसको लेके उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके, नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके बड़े बड़े नंबर में डाल दो, ताकि क्या होगा ये बड़े नंबर में से ये नेगेटिव ऑफ छोटे नंबर, बड़े बड़े नंबर में से ये नेगेटिव ऑफ छोटे जो नंबर है वो कम से कम इसको ज़्यादा से ज़्यादा कम वैल्यू बनाने में हेल्प करेंगे। जैसे यहाँ पे अपने क्वेश्चन में LHS में आप देख सकते हो, LHS में मैं किस तरह से ऑपरेशन करता हूँ ताकि नीचे वाले ये दोनों रो, ओके फाइनली बहुत सारे डिस्टर्बेंस बीच में आए हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि अगर फर्स्ट रो, हाँ मतलब मैंने बताया था कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट हो, बराबर, तो उसको कम करने हैं, मतलब जो अमाउंट है, नंबर है, उसको कम करने हैं, तो हम प्रॉपर्टी 6 यूज़ करेंगे, बराबर। तो प्रॉपर्टी 6 का यूज़ करके हम जितना हो सके उतने डिटर्मिनेंट को सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर समझ लो मैं ये A + B है, समझ लो यहाँ पे A है, यहाँ पे A + B + C है, तो ये सभी रो 1 के एलिमेंट को अगर रो 2 में सब्ट्रैक्ट कर लूँ, बराबर, सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट कर दूँ, मतलब मैं ऐसा कर दूँ कि रो 2 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर लूँ, तो रो 2 कैसी बन जाती है सोचो। तो रो 2 के अंदर एलिमेंट कैसे आएंगे, तो ये 2A - A, तो ये हो जाएगा A पहला एलिमेंट। फिर 3A + 2B, बराबर, 3A + 2B माइनस A + B, है ना, तो 3A - A दैट इज़ 2A एंड 2B - B दैट इज़ B, ऐसा हो गया, सॉरी +B। एंड ये 4A + 3B + 2C क्या हो गया, माइनस ये करने से, रो 1 करने से 4A - A तो हो गया 3A, 3B - B मतलब 2B एंड 2C - C मतलब C। तो ये कुछ ऐसे रो 2 में ऐसा कुछ चेंज हुआ, ठीक है, रो 2 में कुछ ऐसा चेंज हुआ, फिर भी ये तो बड़े ही दिख रहे। तो किस तरह से हम ये ऑपरेशन सेट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो हमको। तो अगर मैं समझ लो कि रो 2 के अंदर रो 1 से 2 मल्टीप्लाई करके डाल दूँ, मतलब अगर समझ लो कि ये रो 1 के एलिमेंट है, उसको मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये बन जाता है, ये क्या बन जाएगा फिर -2A,
ये खुद नहीं बनेगा, इसमें डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट ही करना है, ये रो वन को चेंज नहीं करना है, बराबर। बस ये दिखा रहा हूँ कि ये इस तरह से चेंज हो जाता है कन्वर्ट होके -2 से मल्टीप्लाई करके। ये -2a -2b हो जाएगा, ये -2a -2b -2c हो जाएगा। और इसको अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो क्या बन जाएगा, रो 2। देखो ज़्यादा सिंपल बन जाएगी। ये 2a माइनस दिस 2a दैट इज़ 0। फिर 3a + 2b -2a -2b कितना हो गया, 3a - 2a एंड 2b कैंसल, ठीक है ना। 4a - 2a वो हो जाएगा 2a, 3b में से 2b जाएगा तो 1b बचेगा एंड 2c खुद कैंसिल हो जाएगा। देखो तो ये इतना सिंपल सा हो गया। तो अगर हो सके तो जितना हो सके उतने सिंपल एलिमेंट लाने की कोशिश करनी है। तो मैंने जो समझाया उसके हिसाब से मैं अगर यहाँ पे लिखूँ तो क्या करना है, मुझे रो 2 में चेंज करना है। क्या चेंज करना है, तो रो 2 में रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई -2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में डालना है, ठीक है। तो रो 1 मैंने बताया था जिसमें कोई चेंज नहीं होगा, रो 1 एंड रो 3। जो चेंज होगा कहाँ पे होगा, रो 2 में ही होगा, क्योंकि रो 2 में ही हम सभी ऑपरेशन चेंज करके डालने वाले हैं। यही चीज़ एक्चुअल में शुरुआत में इनिशियल स्टेज पे स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है कि किसमें चेंज करना है। तो हमेशा ही ध्यान रखना इसमें ही चेंज कर रहे हैं हम लोग। भले ही रो 1 को कुछ भी मल्टीप्लाई करो, मतलब वो मल्टीप्लाई करके हमने इसमें डाल दिया है, मतलब रो 1 में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, सिर्फ रो 2 में होगा, ठीक है। सो पहले सबसे पहली चीज़ क्या करनी है आपको, रो 1 एंड रो 3 एज इट इज़ लिख लेना है, ठीक है। तो चलो मैंने इसको सबके पहले एज इट इज़ लिख दिया, बराबर। अब मैं रो 2 में चेंज कर रहा हूँ, मैंने बताया उसके हिसाब से क्या चेंज किया था हमने। तो रो 1 को -2 मल्टीप्लाई किया तो ये -2a 2a 0 ऐसे करते जाना है, बराबर। अलग से साइड में मत लिखना, वो फिर ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी है हमको, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होगी। ऐसी ही प्रैक्टिस पहले से ही करो ताकि डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख सको। जैसे ये डायरेक्टली रो 2, उसमें से इसको -2 मल्टीप्लाई करके डालना है, तो ये 3a - 2a, ठीक है ना। ये a -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3a - 2a तो हो गया a, एंड ये 2b और ये -2b वो हो गया 0 तो हो गया आंसर इसका a सिर्फ, ठीक है। इसका आंसर सिर्फ a। फिर ये हो गया अगेन इस दिस एलिमेंट, ये जो तीनों का एडिशन है वो माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ आंसर, दैट इज 4a - 2a विच इज 3a, 3b - 2b विच इज b, एंड 2c - 2c है ना, दैट इज 0। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक साथ में दो ऑपरेशन कर सकता हूं, मतलब मैं रो 1 को यूज करके रो 2 में कुछ चेंज कर रहा हूं और रो 1 को यूज करके रो 3 में भी चेंज कर सकता हूं। तो अगर मुझे रो 3 में भी कुछ चेंज करना है तो मैं रो 3 का भी एक साथ में ही लिख लेता हूं, एक ही स्टेप में, ताकि मुझे कम से कम स्टेप में आंसर बन जाए। पहले ये रो 2 का चेंजेस लिख लिया, ठीक है। अब रो 3 में भी कुछ चेंज करना है। अब रो 3 में क्या चेंज करना है भाई, तो मैंने इसको अगर -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें डाल दिया, किससे, -3 से। तो देखो चलो, जैसे ये 3 है -3a इसमें जाएगा तो क्या बनेगा, 3a - 3a दैट इज 0। देखो ये जितना हो सके उतने 0 लाने की कोशिश करनी है, वो भी हो गया सेटिस्फाई। और ये जितने हो सके उतने रो 2 एंड रो 3 में कम से कम नंबर आ जाएंगे। ओके, देन 6a + 3b रो 3 माइनस मैंने क्या बताया 3 इंटू रो 1 है ना, रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 6a - 3a दैट इज 3a, फिर ये 3b - 3b है ना, रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया है तो पहले को और दूसरे को दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये -3b और ये 3b कैंसिल दैट इज 0। सो आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3a हो गया ये, दैट इज सिंपल थिंग्स। अगेन 10a + 6b - 3c -3 टाइम्स ये है ना, तो ये क्या हो गया देखो, 10a - 3a दैट इज 7a, फिर 6b - 3b दैट इज +3b, और ये 3c - 3c तो वो निकल गया। चलो ठीक है, तो ऐसा चेंज हुआ और इससे हमको क्या फ़ायदा हुआ देखो, रो 2 एंड रो 3 में सिंपल से एलिमेंट आ गए, जितने हो सके उतने सिंपल एलिमेंट आ गए और साथ में 2 0 भी बन गए। तो ये हो गया पहला हमारा ऑपरेशन प्रॉपर्टी 6 को यूज़ करके बनाया हुआ, और जिसमें आपने देखा जितना हो सके उतने कम नंबर लाने की हमने कोशिश की। ठीक है, चलो अब आगे। हाँ, और ये प्रॉपर्टी 6 एक्चुअल में क्या बोल रहा है कि इस तरह से कोई चेंज करने पे द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम,
इफ़ वी अप्लाई ऑपरेशन ऑफ फॉलोइंग, अगर इस तरह के कोई ऑपरेशन फॉलो करते हैं तो उससे वैल्यू डिटर्मिनेंट की एज इट इज रहती है, मतलब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू और इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू सिंपल है, इक्वल है, इसलिए तो हम दिस वन इक्वल टू दिस वन लिख सकते हैं ना, इसके इक्वल टू इसको लिख सकते हैं। उसका रीजन क्या होगा कि इसकी वैल्यू भी समझ लो 10 है तो इसकी वैल्यू भी 10 ही आएगी। इस तरह के ऑपरेशन करने से वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए हम इक्वल इक्वल साइन लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे क्या चेंज कर सकते हैं, तो आगे और छोटा सा समझ लो, ये रो 3 अभी भी बड़ी है थोड़ी कंपेयर टू रो 1, क्योंकि अगर मैं समझ लो पहली कॉलम से अगर क्वेश्चन को सोल्व करना चालू भी कर दूँ तो भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। अब तो सिर्फ एक को समझ लो मैंने सब्जेक्ट बना के वही पहली कॉलम से किया, तो इसको वही रो एंड कॉलम को अगर मैं डिलीट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो इसका मल्टीप्लिकेशन ही है। फिर भी अगर इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो बड़े बड़े कुछ ना कुछ नंबर तो आएंगे। उससे अच्छा है कि और एक प्रैक्टिस के लिए और एक मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ, प्रॉपर्टी 6 को और एक बार यूज़ कर लेता हूँ। कैसे यूज़ करता हूँ मैं, यहाँ पे क्या था ए, हाँ कैसे यूज़ करता हूँ, इसको लेके, चलो इसको लेके क्या यूज़ करूँगा मैं, तो रो 2 में -3 मल्टीप्लाई करके रो 3 में डाल देता हूं। देखो 0 हो रहा है। अब सबसे पहली चीज क्या है, तो कहां पे चेंज नहीं होंगे, तो पहली रो में कोई चेंज नहीं होगा, तो मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, चलो फिर दूसरी रो में नहीं, दूसरी रो में कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि उसमें उसको लेके तो हमने ऑपरेशन किया है। जो भी चेंजेस होगा कहां पे होगा भाई, रो 3 में। क्या चेंजेस होगा रो 3 में, तो रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में डाला है, रो 3 बिकम रो 3 माइनस 3 रो 2। ठीक है, तो ये क्या बन गया देखो, ये तो 0 में से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होगा, और इसमें डालेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 वाली चीज़ों में तो कोई ऑपरेशन में चेंजेस होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये ओके 0 एज इट इज। फिर यहाँ पे भी 0 हो गया, क्यों, क्योंकि इसको -3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये -3 है, ये 3a कैंसिल, 3a -3 है 0। फिर ये 7a + 3b दैट इज और 3, और इसको मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया पूरी रो को, तो इसको भी किया, तो ये हो गया -9a। तो 7a - 9a दैट इज -2a, और ये 3b और ये -3b दैट इज कैंसल, सो आंसर इज -2b। अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक मिनट देख लेता हूँ फिर भी। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर तो RHS नहीं बनेगा, मतलब कहीं पे हमने एरर की है। क्या एरर है, अच्छा यहाँ पे एरर है, ये एरर है। क्या है एरर, देखो एक बार फिर भी, रो 2 को रो 2 - 2r1 लेना है ना, तो ये क्या आएगा भाई, फिर भी एक बार देख लेता हूँ और एक बार। रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके मैंने रो 2 में डाला है ना, यही किया था मैंने। तो रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो गया, 4a - 2a, तो ये हो गया ओनली 2a, 3a नहीं सिर्फ 2a होगा। फिर अगेन 3b - 2b 3b - 2b दैट इज +b एंड 2c - c। ओके, अब तो बाकी सब कुछ ओके है। एंड देन यहाँ पे अगर मैं वही चीज़ करूँगा, ठीक है, अब इसको तो पहले एज इट इज़ रखना है, और ये कि यहाँ पे मुझे अगर वही चीज़ करनी है तो रो 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे ओके 0, और यहाँ पे क्या होगा 7a - 6a है ना, 7a माइनस ये -3 × 2a हो गया -6a, तो 7a - 6a दैट इज ओनली a। अब हो गया देखो, एंड 3b - 3b दैट इज 0, सो ये हो गया आंसर। अब यहाँ से नोटिस करने वाली चीज़ क्या है भाई, देखो डायगोनल के नीचे तीनों के तीनों एलिमेंट कौन से है भाई, 0 है। देखो अगर डायगोनल के ऊपर या फिर नीचे अगर 0 आ जाए तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो भाई, डायरेक्टली आप आंसर मल्टीप्लिकेशन ऑफ तीनों डायगोनल एलिमेंट, तो ये हो गया आंसर a × a विच इज a³ एंड दैट इज योर RHS। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो हमने कैलकुलेशन वाला जो एक्सपांसन या फिर कैलकुलेशन वाला जो लास्ट का जो पॉइंट रखा वो बहुत ही सिंपल सा हो गया। मतलब हमने दिक्कत कहाँ पे उठाई, तो बस प्रॉपर्टी को यूज़ करने में। शुरू में ऐसा होगा कि आपको प्रॉपर्टी यूज़ करने में थोड़ी तकलीफ पड़ेगी, बट आई एम डैम श्योर कि अगर थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो ये धीरे धीरे ईजी हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट है नहीं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक आध दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। एग्जाम्पल 12, विदाउट एक्सपांडिंग प्रूव दैट दिस वन इज इक्वल टू 0। ओके, कैसे करेंगे हम इसमें,
तो सबसे पहले सोचो क्या कर सकते हैं, कुछ ज़ीरो बना सकते हैं, हाँ ज़ीरो तो बना सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं जो जिससे हमको फ़ायदा हो, मतलब आइडेंटिकल वाली चीज़ मिल जाए या कुछ अलग प्रॉपर्टी भी मिल जाए। तो जैसे अगर यहाँ पे नोटिस करो ना, अगर एक बार नोटिस करो तो ये क्या होगा, देखो ये जो x प्लस वाई है, ये x प्लस वाई और नीचे z है, तो x y z तीनों की तीनों कॉम्बिनेशन कैसे खत्म हो गए, x प्लस वाई प्लस जेड करना हो तो रो 2 एंड रो 1 को ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे भी ऐसा है y प्लस जेड, तो यहाँ पे x है, उसके सिवा मतलब y एंड z के सिवा जो भी एलिमेंट है वो नीचे है, एंड z एंड x के सिवा जो एलिमेंट है वो वहाँ पे यहाँ पे नीचे y है। तो क्या किया मैंने, अगर ऐसा सोचूं कि रो 1 रो 2 को सिर्फ रो 1 के अंदर ऐड कर दूं, मतलब मैं रो 1 को चेंज करके क्या कर दूं, रो 1 प्लस रो 2, तो वही हुआ ना एक्चुअल में, तो 1 इंटू रो 2, रो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में डाल दिया, तो अल्टीमेटली रो 1 बिकम रो 1 प्लस रो 2। ऐसा करने से क्या होगा, देखो हमारा डेल्टा क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई था और रो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके दैट इज z इंटू 1 विच इज z। यहाँ पे भी y प्लस जेड प्लस एक्स, यहाँ पे भी z प्लस एक्स प्लस वाई, बाकी सब कुछ एज इट इज लिख लो। ओके, अब क्या कर सकते हैं, तो अब मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी जिसके हिसाब से आप कोई भी रो में से अगर कॉमन एलिमेंट है तो कॉमन निकाल सकते हो, एक ही रो में से निकाल सकते हो। तो x प्लस वाई प्लस जेड फर्स्ट रो में पूरी की पूरी रो में है, तो मैंने उसको कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे बचा क्या 1 1 1, बाकी सब कुछ एज इट इज। तो फिर अब आंसर क्या बन गया इसका, तो अब इसका आंसर 0 है। क्यों, क्योंकि रो 1 इक्वल टू रो 3, ये प्रॉपर्टी भी यूज हो गई। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बीच वाली एक प्रॉपर्टी रो 1 रो आइडेंटिकल हो ऐसी वाली प्रॉपर्टी भी यूज हो गई, एंड दूसरा ये हमने प्रॉपर्टी 6 भी यूज कर ली जिसमें रो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में डाला। ठीक है, तो इस तरह से हम एक साथ में बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा मैं भी लगता होगा कि इसमें हमको आइडिया कैसे आए, तो उसका एक ही आंसर है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद को ये सब हिंट दिखाई देगी। इस तरह के थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको खुद को ऐसा दिखाई देगा कि हाँ चलो सर ने बताया था इस तरह से कि आप दूसरी कोई रो में अगर कोई एलिमेंट जो है 2, उसके सिवा एलिमेंट जो तीसरा एलिमेंट है हर बार दूसरी कोई रो में है, तो हर बार उसी को हम अगर कंबाइन कर दे तो एक कॉमन एलिमेंट बन जाते हैं, तो फिर बाद में उसमें उसको कॉमन निकाल सकूं, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे तो फिर मैं वो अप्लाई कर सकता हूं, है ना। आपको खुद को बाद में इस तरह की पॉसिबिलिटी दिखाई देनी चालू हो जाएगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन 4 नंबर है ना, 4 नंबर का क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.2 का। इसमें ऐसा दिख रहा है, देखो मैं बताता हूँ कैसे, आप एक साथ में इसको भी लिख सकते हो ताकि आपको तुरंत आइडिया आए कि भाई हाँ ये इस तरह के क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे है। तो इसमें भी दिखाता हूँ वो वाला अप्लाई करके। चलो ओके, तो क्या है इसमें देखो, जैसे आप अगर इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या दिखाई देगा आपको सभी को, मतलब अंदर अंदर, तो जो भी आंसर दिख रहा है ना वो आपको कुछ ना कुछ सिमेट्रिसिटी बना के दे रहा है। जैसे ये बी सी सी, ये ए बी, मैंने और कोई चेंज नहीं किया, बस इसको मल्टीप्लाई किया है, ए बी प्लस ए सी, ये बी सी प्लस ए बी, और ये ए सी प्लस बी सी। तो क्या है इसमें, तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे ए बी प्लस ए सी है, जैसे ये वाला ए बी प्लस ए सी है, तो उसके सिवा बी सी सिमेट्रिसिटी से बी सी होना चाहिए, तो वो यहाँ पे है। यहाँ पे ए बी प्लस बी सी है तो उसके सिवा ए सी यहाँ पे है। यहाँ पे ए सी प्लस बी सी है तो उसके सिवा ए बी वाला एलिमेंट यहाँ पे है। तो मैं तीनों को कंबाइन कर लूँ, मतलब मैं अगर ऐसा कर दूँ कि कॉलम 2 को मैं कॉलम 3 के अंदर ऐड कर दूँ, क्या कर लूँ, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, है ना, ये वाला यहाँ पे ऐड हो गया बीच में। फिर यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये भी ए बी प्लस बी सी था एंड ए सी ऐड हो गया, है ना, ए बी था, बी सी था और ए सी ऐड हो गया वहाँ पे। फिर यहाँ पे भी ए बी यहाँ पे जाएगा अंदर, बी सी प्लस ए सी तो है ही, तो तीनों के तीनों एलिमेंट सिमिलर आ गए। देखो अगर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो तुरंत ही हमको क्या हमने किया इसमें, कॉलम 3 में चेंजेस किया है। क्या चेंजेस किया है, कॉलम 2 को सिर्फ ऐड कर दिया है कॉलम 3 में, ठीक है ना। तो अब ये मुझे अगर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन निकालना पड़े तो मैं निकाल दूँ कॉमन, तो क्या बन जाएगा फिर ये 1 1 1 बी सी
CA AB एंड 1 1 1, तो ये अगेन आंसर क्या बन जाएगा इसका 0। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है रो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 इक्वल है, तो हैंस RHS, इसी को हम बोलेंगे RHS, क्योंकि RHS में प्रूव करना है ना हमको 0, तो वो आ गया आंसर। सो इस तरह से हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए मैं इतने ही रखता हूँ क्वेश्चन। डेफिनेटली अभी भी बहुत सारे प्रैक्टिस हमको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ही हमको ये सब प्रॉपर्टी की आदत पड़ेगी, उसके पहले आदत नहीं पड़ेगी। मैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा इसके बेस से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको आदत पड़े। आज के लेक्चर में बस इतना ही रखता हूँ। आज के लेक्चर से बस आपको सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में आइडिया आना चालू हुआ है। प्रॉपर्टी ये है, इसको कैसे यूज़ करनी है, थोड़े बहुत क्वेश्चन में, तो 2-3 क्वेश्चन में बस वो अपने सीखा कि किसे यूज़ करना है। पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे ना, तभी हमको खुद से पता चलेगा कि प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ किया जाए। ठीक है, अब ऐसा है कि अगर प्रॉपर्टी सीख ली तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी भी आ गई, उसका मतलब ये कभी नहीं है। आप हमेशा ही प्रॉपर्टी को सीखो, फिर अप्लाई करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो प्रैक्टिस मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, एंड उसके बाद आप कॉन्फिडेंस लाना कि हाँ अब मुझे प्रॉपर्टी सब पता चल रही है, मैं प्रॉपर्टी खुद भी अप्लाई कर सकता हूँ और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, चलो तो फिर थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक प्रैक्टिस करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, ओके चलो।